नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत सुर्खियों के साथ। पश्चिम एशिया संकट पर प्रधानमंत्री ने सीसीएस बैठक की अध्यक्षता की। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की। कृषि, उर्वरक, विमानन और एमएसएमई क्षेत्रों में उभरती हुई चुनौतियों को कम करने के उपायों पर चर्चा। आम जनता की जरूरतों, ईंधन सप्लाई और महंगाई नियंत्रण पर प्रधानमंत्री का फोकस। असम के गोगामुख और बेहाली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरी हुंकार। घुसपैठ और तुष्टीकरण को लेकर साधा कांग्रेस पर निशाना। भाजपा एनडीए की हैट्रिक का किया दावा। चुनावी राज्यों में दिग्गजों के प्रचार ने बढ़ाया सियासी पारा। असम में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के लिए संभाली प्रचार की कमान। केरलम और पुदुचेरी में रोड शो और जनसंपर्क से प्रचार को धार। पश्चिम बंगाल में सीटों को लेकर कांग्रेस में आपसी रार। वैश्विक ईंधन संकट के बीच घरेलू एयरलाइंस को बड़ी राहत। सरकार ने एटीएफ कीमतों में बढ़ोतरी पर 25% का लगाया कैप। विमानन क्षेत्र की स्थिरता बनाए रखने की दिशा में अहम पहल। जन विश्वास संशोधन विधेयक और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल विधेयक और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक पर राज्यसभा में लगी मुहर। और देश में जनगणना 2027 के पहले चरण की आज से शुरुआत। प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वगणना पहल में लिया हिस्सा। लोगों से जनगणना प्रक्रिया में हिस्सा लेने की अपील। और सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 7 लोक कल्याण मार्ग पर कैबिनेट सुरक्षा समिति की एक विशेष बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों द्वारा उठाए गए कदमों की समीक्षा की गई और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के संदर्भ में आगे की जाने वाली पहलों पर भी चर्चा हुई। इस मुद्दे पर सीसीएस की यह दूसरी विशेष बैठक थी। मंत्रिमंडल सचिव ने पेट्रोलियम उत्पादों, विशेष रूप से एलपीजी की आपूर्ति और पर्याप्त बिजली उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री ने आम आदमी की आवश्यकताओं की उपलब्धता का जायजा लिया। उन्होंने देश में उर्वरकों की उपलब्धता और खरीफ एवं रबी ऋतुओं में इनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संघर्ष के प्रभाव से नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए। प्रधानमंत्री ने गलत सूचनाओं और अफवाहों को रोकने के लिए जनता तक प्रामाणिक जानकारी के सुचारू प्रवाह पर भी जोर दिया। कैबिनेट सुरक्षा समिति की बैठक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में लिखा, सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक की अध्यक्षता की। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के मद्देनजर विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा की और साथ ही उठाए जाने वाले कदमों पर भी चर्चा की। ऊर्जा, कृषि, उर्वरक, विमानन, जहाजरानी और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों से जुड़ी पहलुओं पर भी चर्चा की गई। और आइए अब नजर डालते हैं चुनावी राज्यों से जुड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को असम के गोगामुख और बेहाली में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अगर कांग्रेस असम में सत्ता में आई तो वो घुसपैठियों की रक्षा के लिए कानून लाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य बहुसंख्यक समुदाय को अल्पसंख्यक में बदलना और घुसपैठियों को एक स्थायी वोट बैंक बनाना है। आज सबसे पहले सुबह मैं टी गार्डन में गया। टी गार्डन में जाकर के
टी गार्डन में काम करने वाली बहनों के आशीर्वाद लिए, उनको प्रणाम किया, उनकी शुभकामनाएं लेकर के मैं निकला हूं और मैंने उनसे जिंदगी जिस चाय से मेरी जुड़ी हुई है, उस चाय की पत्ती को कैसे तोड़ते हैं उसको भी सीखा। असम में भाजपा की जीत की हैट्रिक और कांग्रेस के युवराज के हार की सेंचुरी जैसे शब्द बाण इस्तेमाल कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की चुनावी राजनीति को गरमा दिया। आपका ये प्यार मैं देख रहा हूं, जरा दिल्ली वालों को समझ नहीं आएगा, ये बारिश के बावजूद भी इतनी संख्या में लोगों का खड़े रहना, लगातार बारिश के बावजूद भी इतने लोगों का आना, ये हैट्रिक की गारंटी है, हैट्रिक की। उन्होंने राज्य में गोगामुख और बेहाली की चुनावी जनसभाओं में कांग्रेस को जमकर घेरा। साथ ही डबल इंजन के 10 साल के शासन की उपलब्धियों को भी जनता के बीच रखा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस घुसपैठियों की रक्षा के लिए असम में नया कानून लाएगी और उनके नेता इसका खुलकर समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस असम में विदेशियों को बसाना चाहती है, असम की मूल संतानों को अल्पसंख्यक बनाना चाहती है। असम के अनेक जिलों में ये संकट हम सभी देख रहे हैं। बीजेपी एनडीए सरकार किसानों, आदिवासियों और हमारे जंगल की जमीन को घुसपैठियों के कब्जे में नहीं रहने देगा। अवैध कब्जे के खिलाफ बीजेपी एनडीए सरकार की कार्रवाई जारी रहेगी। असमिया शान और पहचान बनी रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर भाजपा फिर सत्ता में आई तो वह असम की पहचान की रक्षा के लिए समान नागरिक संहिता लागू करेगी और 6ठी अनुसूची के तहत जनजातीय समुदायों की सुरक्षा करेगी। असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना और हमारे आदिवासी समाज 6 शेड्यूल एरिया की संस्कृति और परंपराओं को सुरक्षित रखना, ये असम की पहचान बचाने के लिए बहुत बड़ी घोषणाएं हैं। और आप जानते हैं, बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर असम के सामर्थ्य के साथ काम न करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर में गैस के संकट के बीच असम देश को ताकत दे रहा है। कांग्रेस ने असम के सामर्थ्य के साथ न्याय नहीं किया। आज हमारी सरकार असम के सामर्थ्य को असम के विकास में लगा रही है। जैसे पेट्रोलियम सेक्टर है, बीते 1 दशक में असम में पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उद्योगों को हमने बहुत बदल दिया है। मुझे ये बताते हुए बहुत गर्व है कि आज असम कच्चे तेल के उत्पादन में नए रिकॉर्ड बना रहा है। पेट्रोल, डीजल और गैस का उत्पादन बहुत अधिक बढ़ रहा है। आज जब दुनिया भर में तेल और गैस का संकट है, तब असम भारत को बहुत बड़ी ताकत दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भाजपा एनडीए को पूरे देश में समर्थन भी मिल रहा है, क्योंकि भाजपा विकास भी करती है और विरासत का सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि भी सुनिश्चित करती है। वहीं कांग्रेस को देश की विरासत से, देश के गौरवमयी इतिहास से नफरत है। गोगामुख और विश्वनाथ की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा, तो वहीं कांग्रेस पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राज्य में अशांति को बढ़ावा दिया है, घुसपैठ को संरक्षण दिया है। राज्य में जीत की हैट्रिक तो लगेगी ही, साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पराजय की सेंचुरी भी असम तय करेगा। उन्होंने एक बार फिर जनता से एक और बार
बीजेपी सरकार का आह्वान करते हुए कहा कि राज्य में सुख, समृद्धि, शांति की स्थापना करना बीजेपी और एनडीए का दायित्व है और असम की अस्मिता, पहचान और संस्कृति को संरक्षण देने के लिए एनडीए प्रतिबद्ध है। अपने सहयोगी उर्मिलेश भट्ट के साथ और कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज। असम में 9 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा, जिसको लेकर इन दिनों प्रचार अपने चरम पर है। कांग्रेस और भाजपा गठबंधन अपने अपने सहयोगियों के साथ जोरदार प्रचार अभियान में जुटे हैं, तो विपक्षियों पर जमकर हमलावर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की ओर से आज प्रियंका गांधी ने असम में कमान संभाली, तो भाजपा के तमाम स्टार प्रचारकों ने रैलियां की। असम की पहचान से लेकर विकास के मुद्दे पर जोरदार बहस जारी है, तो घुसपैठियों का मुद्दा सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है। बढ़ते सियासी पारे के बीच विधानसभा चुनाव को लेकर असम में जहां बीजेपी के प्रचार की कमान खुद प्रधानमंत्री ने संभाली, तो वहीं कांग्रेस की ओर से कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और लोकसभा सदस्य प्रियंका गांधी सक्रिय प्रचार अभियान चला रही हैं। इसी क्रम में उन्होंने नाजिरा में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने जनता से समर्थन की अपील की। आज भी हम चाहते हैं कि असम में एक ऐसी सरकार बने जो आपको डराए नहीं, आपको धमकाए नहीं, आपसे स्वार्थ नहीं साधे, आपकी सेवा करे, आपके लिए ईमानदारी से काम करे, आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता को आगे बढ़ाए और मजबूत बनाए। असम में अपने प्रचार के दम पर जनाधार का विश्वास भरती कांग्रेस पार्टी पर असम सरकार में मंत्री और जगीरोड क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार पीयूष हजारिका ने निशाना साधते हुए कहा कि घुसपैठ को संरक्षण देती कांग्रेस लोगों में अपना विश्वास खो चुकी है। वहीं IUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस का खेल खत्म हो गया है। IUDF प्रमुख ने मानस निर्वाचन क्षेत्र में एक विशाल रैली को भी संबोधित किया और जीत के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। देश में एक ही कानून होना चाहिए, यूसीसी का जरूरत है। हम लोग का सरकार आएगा तो 3 महीने में यूसीसी लागू किया जाएगा। जो हिमंता बिस्वा शर्मा जी अब मुख्यमंत्री है, दोबारा मुख्यमंत्री बनेगा। जो जो मैनिफेस्टो में बोला गया है एक एक करके हम लोग निभाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो घुसपैठिया है, जो इलीगल इमिग्रेंट है, उन लोगों को तो हटा नहीं है। लोगों का मैंडेट है, सब लोगों को पूछिए, उस हिसाब से हम लोग काम करेगा, जरूर करेगा। कांग्रेस फिनिश, बीजेपी में जाएगा। अरे सपना देख रहे हो, मुख्यमंत्री होने का सपना देख रहे हो। आपने देखना ही था, सपना देखने तो जादू काम नहीं करेगा, नहीं चलेगा कुछ नहीं। सब बिक गया, सब अंदर ही अंदर बिक गया। असम में आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का परचम लहराने के लिए एक दूसरे किले में सेंध लगाने की लड़ाई को लेकर जहां धुआंधार प्रचार जारी है, वहीं सभी दलों के लिए प्रचार के मैदान में उतरे दिग्गजों ने सूबे के सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पश्चिम बंगाल में सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। नामांकन से लेकर गठबंधन, आरोप प्रत्यारोप से लेकर सड़क पर उतरते कार्यकर्ता, हर मोर्चे पर राजनीति गरमाई हुई है। भाजपा सत्ता परिवर्तन का दावा कर रही है, टीएमसी बाहरी मतदाताओं का मुद्दा उठा रही है, तो कांग्रेस अपने ही घर में कलह से जूझती हुई नजर आ रही है। इसी बीच चुनावी प्रक्रिया को लेकर विवाद अब अदालत तक पहुंच चुका है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआईआर को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जोरों पर है। सभी दल जनता को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। राजनीतिक दल घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं कई नेता रोड शो कर जनसंपर्क कर रहे हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल में आसनसोल दक्षिण विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल ने अपना नामांकन दाखिल किया। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य ने प्रदेश में भाजपा की जीत का दावा किया, तो वहीं आम जनता उन्नयन पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर ने AIMIM के साथ अपने गठबंधन पर भरोसा जताया है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने बीजेपी पर बाहरी वोटर प्रदेश में लाने का आरोप लगाया है। हमारा राज्य के मुख्यमंत्री इतना सेवा किया है, उसको तो पार्टी बोलकर कुछ रहेगा नहीं। 4 तारीख का बाद तृणमूल कांग्रेस हार गई, बोले तृणमूल कांग्रेस पूरा देश भर में आवाज उठ गई, 4 मई दे दी गई। जो 4 मई तक जो रिजल्ट आएगा ऑफिशियली, उतने दिन सबको पता मिल जाएगा ये दोनों भाई मिलके इनको क्या एक्सेप्टेंस है बंगाल का आम जनता को। बंगाल में अपनी हार की आशंका को देखते हुए बीजेपी बाहर से वोटर ला रही है और असली वोटरों को हटा रही है। इसके अलावा जिन इलाकों में बीजेपी को कुछ वोट मिले थे और जहां अब टीएमसी जीत की ओर बढ़ रही है,
वहां बीजेपी NIA को लगाकर लोगों को नोटिस भेज रही है। पश्चिम बंगाल में उम्मीदवारों की घोषणा के बाद कांग्रेस में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। 294 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की सूची जारी होते ही पार्टी के भीतर विरोध तेज हो गया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय विधान भवन के बाहर नाराज कार्यकर्ता और समर्थक धरने पर बैठ गए। इस दौरान दूसरे गुट के साथ उनका विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते झड़प और फिर हाथापाई में बदल गया। हंगामे के दौरान एक कांग्रेस कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गया। इस हंगामे ने चुनाव से पहले कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फॉर्म 6 को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के बाहर तृणमूल द्वारा किए गए हंगामे के चलते कोलकाता पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। स्ट्रैंड रोड इलाके में BNS की धारा 163 के दायरे को और बढ़ा दिया गया है। CEO कार्यालय के सामने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन या हिंसक घटना की आशंका के चलते कोलकाता पुलिस ने ये कदम उठाया है। पश्चिम बंगाल में SIR मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एपिलेट ट्रिब्यूनल अब नए दस्तावेज भी स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा वो उन दस्तावेजों की सच्चाई और प्रामाणिकता जांचे जाने के बाद ही कर सकते हैं। एपिलेट ट्रिब्यूनल वो ट्रिब्यूनल होंगे जो मतदाता सूची से किसी का नाम हटाए जाने या न डालने के खिलाफ अपील सुनेंगे। बुधवार को चुनाव आयोग की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि 19 एपिलेट ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है, जिसमें हाई कोर्ट के पूर्व जज हैं। एपिलेट ट्रिब्यूनल वाले जजों के लिए ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है और गुरुवार से ट्रिब्यूनल में सुनवाई शुरू हो जाएगी। कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पत्र के जरिए कोर्ट को ये भी बताया गया है कि मतदाता सूची में शामिल करने के लिए लगभग 47 लाख दावे न्यायिक अधिकारियों की ओर से निपटाए जा चुके हैं। बाकी बचे दावों को 7 अप्रैल तक निपटा लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संतुष्टि जाहिर की है। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, DD न्यूज। दक्षिण भारत में भी चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है। केरलम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में प्रचार अब पूरे जोर पर है और सियासी दल जनता तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। कहीं रोड शो के जरिए शक्ति प्रदर्शन हो रहे हैं, तो कहीं घर घर जाकर मतदाताओं को साधने की कवायद जारी है। केरलम में भाजपा, कांग्रेस और वाम मोर्चा के बीच मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है, तो तमिलनाडु में सत्ताधारी DMK और विपक्षी दलों के बीच वादों और दावों की सियासत तेज है। दक्षिण के इन राज्यों में सियासत अब पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। केरलम, तमिलनाडु और पुडुचेरी विधानसभा के लिए प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। सभी दल जनता को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। राजनीतिक दलों के प्रत्याशी जहां घर घर जाकर अपना प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं कई नेता रोड शो कर जनसंपर्क कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कन्नूर जिले के मटनूर विधानसभा क्षेत्र में भव्य रोड शो किया। इस रोड शो में हजारों की संख्या में बीजेपी समर्थकों ने हिस्सा लिया और नारेबाजी करते हुए पार्टी के पक्ष में जोरदार समर्थन व्यक्त किया। नितिन नवीन ने रोड शो के दौरान मटनूर की जनता से संपर्क किया और बीजेपी की नीतियों और राज्य में विकास के वायदे किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी केरलम में एक मजबूत विकल्प बनकर उभरेगी और आगामी चुनावों में पार्टी बड़ी सफलता हासिल करेगी। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह केरलम के एर्नाकुलम की परावूर विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने वाम लोकतांत्रिक मोर्चा और संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा पर निशाना साधा और कहा कि दोनों ने दशकों तक केरलम के लोगों के साथ छल किया। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केरलम में पार्टी की जीत का दावा किया। This time BJP will get a very good response from the public of Kerala, from 2% to 20% under the leadership of Narendra Modi. We are very much confident that this time Lotus will give the clear mandate for the state assembly election. This time BJP will come and give up alternative government of both LDF and against LDF and UDF, and we will look after the people of the welfare, development, infrastructure growth and employment for the youth and the respect for the women. केरल के मेहनतकश और ईमानदार लोगों के साथ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट दोनों ने दशकों से छल किया है, धोखा दिया है। दोनों का झंडा और चुनाव चिन्ह अलग जरूर है, लेकिन उनका चाल चरित्र एक जैसा है, सोच भी उनकी एक जैसी है। मैं पूरे राज्य में प्रचार कर रहा हूं। मुझे बहुत अच्छे नतीजे और बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। हम जीतने वाले हैं। माहौल हमारे पक्ष में है।
तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव 2026 के सरगर्मी के बीच मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने तिरुचिरापल्ली पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से डीएमके उम्मीदवार इनिगो इरुदिया राज के समर्थन में तिरुचिरापल्ली के गांधीनगर बाजार इलाके में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान स्टालिन पलक्कराई इलाके में एक चाय की दुकान पर भी रुके और लोगों से बातचीत की। तिरुपतूर में तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने विधानसभा चुनावों से पहले रोड शो किया। चेन्नई में पट्टाली मक्कल काची के अध्यक्ष अंबुमणि रामदास ने आगामी विधानसभा चुनाव 2026 के लिए पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। तमिलनाडु को नशीले पदार्थों और शराब से मुक्त राज्य बनाने सहित कई चुनावी वादे किए। भले ही तमिलनाडु उत्तर के कई राज्यों की तुलना में अधिक प्रगतिशील राज्य है, फिर भी शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्रों में अभी भी बहुत बड़ी कमियां मौजूद हैं। डीएमके द्वारा पैदा की गई इस कमी को पूरा करेंगे। वहीं पुडुचेरी में भी विधानसभा चुनाव जोर पकड़ चुका है। मुथियालपेट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार ईरम जी राजेंद्रन घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो ये थी जनादेश 2026 के तहत 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें। और आइए बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आपको संसद के बजट सत्र से जुड़ी हुई जानकारी। संसद के दोनों सदनों में आज महत्वपूर्ण विधायी कामकाज हुआ। लोकसभा में जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026 चर्चा के बाद पारित हो गया। इसका उद्देश्य छोटे मोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाकर उनमें जेल की सजा खत्म करना और उसकी जगह जुर्माना लगाना है। उधर राज्यसभा में सीएपीएफ सामान्य प्रशासन संशोधन विधेयक 2026 को भी चर्चा के बाद पारित करा दिया गया। बजट सत्र का ये दूसरा चरण अब अपने अंतिम समय में है और कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बीच केंद्र सरकार कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने में सफल रही है। संसद के बजट सत्र में बुधवार को दोनों सदनों में काफी कामकाज देखने को मिला, लेकिन लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के चलते प्रश्नकाल नहीं चला और सदन को दोपहर 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। दोपहर बाद लोकसभा में एक महत्वपूर्ण विधेयक जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के बाद पारित किया गया। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य छोटे मोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाकर उनमें जेल की सजा खत्म करना और उसकी जगह जुर्माना लगाना है। इस बिल के अन्य प्रावधानों को देखें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देना है। यह बिल 23 मंत्रालयों के तहत 79 केंद्रीय कानूनों में संशोधन करता है। कुल 784 प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव है। इनमें से 717 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटाया जा रहा है। 67 प्रावधान नागरिकों का जीवन आसान बनाने से जुड़े हैं। अपराध के अनुसार जुर्माना और सजा को तर्कसंगत किया जाएगा। सरकार का फोकस दंडात्मक से भरोसे आधारित शासन की ओर है। तो इससे ग्रेडेड रिस्पॉन्स, जिससे व्यक्ति को सुधारने का मौका मिले, एक कल्चर विश्वास का बनाना, अ कल्चर ऑफ ट्रस्ट, जो भय के आधार पर नहीं हो लेकिन कर्तव्य के आधार पर हो, ये इस कानून में सोच माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाए हैं। राज्यसभा में दोपहर बाद एक महत्वपूर्ण विधेयक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन संशोधन विधेयक 2026 को भी चर्चा के बाद पारित किया गया। इस विधेयक का मुख्य प्रावधान भर्ती और पदोन्नति प्रक्रियाओं को पारदर्शी और एकरूप बनाना है। पहले भर्ती प्रक्रिया को अधिक सक्षम और समयबद्ध बनाने के लिए किए गए सुधारों के परिणाम स्वरूप जहां पहले भर्ती प्रक्रिया में लगभग 1.5 से 2 साल वर्ष लगते थे, उलझी हुई प्रक्रिया होती थी, वहां अब सुगम हुई है प्रक्रिया। प्रशिक्षण सुविधाओं में सुधार किए गए हैं। प्रशिक्षण सुधार और आधुनिकीकरण के कारण आज हमारी सीएपीएफ बहुत सशक्त बनी है। लोकसभा ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 को भी पारित कर दिया है। यह विधेयक आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 में संशोधन करता है और अमरावती को आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी के रूप में वैधानिक दर्जा प्रदान करता है।
महोदय, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2004 के अनुसार उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक नई राजधानी होगी। आंध्र प्रदेश सरकार ने 23/4/2015 की अधिसूचना द्वारा अमरावती को राजधानी शहर के रूप में नामित किया। बजट सत्र के दूसरे हिस्से में नए वित्त वर्ष के लिए बजट को मंजूरी भी दी गई है। बजट सत्र 2026 अब आखिरी पड़ाव पर है। मात्र एक दिन शेष बचे हैं और सरकार अपने एजेंडे पर कायम है। विपक्ष हाय तौबा भले ही मचा रहा हो, लेकिन संसद के इस बजट सत्र के पहले हिस्से और दूसरे हिस्से दोनों में विपक्ष के हंगामे के बावजूद सत्ता पक्ष ने खूब कामकाज निपटाया और अनेक महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने में सत्ता पक्ष को संसद से कामयाबी हाथ लगी। कैमरामैन गौरव गिरी और अपने सहयोगी ऋषि कुमार अनुज यादव के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। लोकसभा ने आईबीसी यानी दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी। इस कानून का उद्देश्य दिवालियापन मामलों को जल्दी और आसान तरीके से सुलझाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि आईबीसी का मकसद कंपनीज को बंद करना नहीं, बल्कि उन्हें मुश्किलों से निकालकर दोबारा खड़ा करना है ताकि वो फिर से काम कर सकें। IBC was not brought with an intention of liquidating companies. It was brought in to address the stress that the companies are facing and give a resolution which will make them come back to some form and then attain the status in which they were earlier run, with quite a few guardrails in that the defaulting promoter doesn't come back through the back door. So in this current set of amendments, we want to bring in expeditious admission of insolvency applications. भाजपा में शामिल होने के बाद पूर्व टेनिस स्टार लिएंडर पेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने लिखा, लिएंडर पेस के साथ मेरी एक बहुत अच्छी बैठक हुई। भारत को टेनिस के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों पर बहुत गर्व है। हमने कई अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की। खेलों और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनका जुनून सचमुच काबिले तारीफ है। देश में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत हो गई है। ये देश की पहली डिजिटल जनगणना है जिसमें मोबाइल ऐप और सेल्फ एन्यूमरेशन पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। पहले चरण में घरों और सुविधाओं से जुड़ी हुई जानकारी जुटाई जा रही है। ये खास रिपोर्ट देखिए। न घर आने वाले बाबू का इंतजार, न कागज की जरूरत, महज एक क्लिक और आपकी पूरी डिटेल ऑनलाइन जारी। देश में जनगणना 2027 का आगाज हो गया है। खास बात यह है कि पहली बार डिजिटल जनगणना हो रही है। इस बार लोगों को स्वगणना की सुविधा मिली है। जनगणना के पहले चरण में घरों और सुविधाओं की डिटेल भरी जा रही है। सिक्किम और ओडिशा में जनगणना ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति ने भुवनेश्वर में अपनी स्वगणना ऑनलाइन पूरी की और सभी से ऐसा करने का आग्रह किया, जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि जनगणना में हर घर की गिनती हो। As the first citizen of Odisha, I have fulfilled my duty by completing my self-enumeration, and I urge each one of you to do the same. This important national exercise forms the foundation for planning and development. Therefore, your participation in the house listing phase will ensure that every household is counted and represented. ओडिशा में स्वगणना की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है, जो 15 अप्रैल की आधी रात तक जारी रहेगी। सभी नागरिक स्वगणना पोर्टल के जरिए अपनी जानकारी भर सकते हैं। उधर सिक्किम में भी जनगणना की शुरुआत हो गई है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने भी जनगणना 2027 के तहत स्वगणना की प्रक्रिया शुरू की। माथुर और तमांग ने राज्य जनगणना निदेशालय के अधिकारियों की मौजूदगी में लॉन्च किए गए ऑनलाइन जनगणना पोर्टल के जरिए यह प्रक्रिया पूरी की।
जनगणना 2027 दो चरणों में हो रही है। पहला चरण हाउस लिस्टिंग और आवास जनगणना के रूप में जाना जाता है और दूसरा चरण जनसंख्या जनगणना है। पहले चरण में मकान या भवन से जुड़े ये सवाल पूछे गए हैं। भवन संख्या, जनगणना मकान संख्या, फर्श की मुख्य सामग्री, दीवार की मुख्य सामग्री, छत की मुख्य सामग्री, मकान का उपयोग और मकान की स्थिति के बारे में पूछा गया है। इससे पहले जनगणना के आंकड़े कागज पर दर्ज किए जाते थे और फिर उन्हें डिजिटलाइज किया जाता था, जिसमें काफी वक्त लगता था। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को राष्ट्रपति भवन में भारत सरकार की जनगणना 2027 पहल के तहत स्वगणना प्रक्रिया में भाग लिया। राष्ट्रपति ने आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपने परिवार और आवास से संबंधित विवरणों का स्वयं दर्ज किया। उनके साथ केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति भवन में जनगणना 2027 के तहत स्वगणना प्रक्रिया में हिस्सा लेते हुए ऑनलाइन फॉर्म भरा। उपराष्ट्रपति ने देशवासियों से अपील की कि वो इस स्वगणना प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें और अपने राज्य, केंद्र शासित प्रदेश द्वारा निर्धारित अवधि के दौरान आधिकारिक वेब पोर्टल census.gov.in पर जाकर अपने परिवार का विवरण ऑनलाइन दर्ज करें। इस दौरान भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण भी उपस्थित रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जनगणना 2027 के तहत स्वगणना प्रक्रिया में हिस्सा लेते हुए ऑनलाइन फॉर्म भरा। उन्होंने देशवासियों से भी इस प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में लिखा, आज से आरंभ हो रही जनगणना की पहली प्रक्रिया आवास गणना के तहत अपने दिल्ली स्थित आवास पर स्वगणना का फॉर्म भरा। भारत की विकास यात्रा को गति देने और प्रत्येक देशवासी तक सरकार की योजनाओं का समुचित लाभ पहुंचाने में इस प्रक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जल्द ही जनगणना की टीम आपके घर भी आएगी। आप भी इस राष्ट्रीय दायित्व में पूर्ण सहयोग करते हुए मांगी गई आवश्यक जानकारियां प्रदान करें। मध्य पूर्व एशिया में संकट के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार में उपजी उथल-पुथल के बीच केंद्र सरकार ने देशवासियों को इसके प्रभाव से बचाने के लिए कई ठोस फैसले लिए हैं। सरकार ने जहां एविएशन टरबाइन फ्यूल में वैश्विक वृद्धि के बावजूद घरेलू नियमित उड़ानों के लिए एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी को 25% तक सीमित कर दिया है, वहीं देश में घरेलू एलपीजी की पर्याप्त आपूर्ति को भी सुनिश्चित किया गया है। वैश्विक ऊर्जा बाजार में उथल पुथल के बीच केंद्र सरकार ने आम यात्रियों और घरेलू विमानन क्षेत्र को राहत देने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार ने घरेलू एयरलाइंस के लिए एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी को 25% तक सीमित कर दिया है, जबकि वैश्विक स्तर पर इसकी कीमतों में 100% से अधिक की बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही थी। इसके तहत घरेलू एयरलाइंस के लिए एटीएफ की कीमत में लगभग 25% यानी 15 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। इस कदम का उद्देश्य हवाई किराए में अचानक भारी वृद्धि से यात्रियों को बचाना है। This intervention, which was announced today, will effectively make sure that this thing, either the airlines will now recalibrate their pricing and then and pull back the fuel surcharges, or they will calibrate it in such a way that, but the calculation is such that it will not lead to further additional surcharges. So yeah, and obviously consequently not passed on to the passengers. वहीं पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में घरेलू गैस की कीमतों को स्थिर रखने के साथ साथ आपूर्ति को भी पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित किया गया है। इसके साथ ही सरकार ने अगले 2 महीनों के लिए कच्चे तेल की आपूर्ति भी सुनिश्चित कर ली है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में अस्थिरता से घरेलू उपभोक्ताओं को बचाने के लिए भारत सरकार ने उत्पादन शुल्क में कमी की, ताकि उपभोक्ताओं पर कीमतों में वृद्धि का बोझ न पड़े। लगभग 2 महीने पहले जो ब्रेंट $70 पर बैरल की रेंज में चल रहा था, वो आज $100 के ऊपर पहुंच चुका है। इसके बावजूद घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल, डीजल की
दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव मनिंदर कौर द्विवेदी ने आगामी खरीफ सीजन के लिए मंत्रालय द्वारा की गई तैयारी पर जानकारी दी। राज्यों के समन्वय से किए गए आकलन से पुष्टि हुई है कि इस खरीफ सीजन के लिए पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध हैं। बीज की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। जो राज्यों के साथ आकलन किया गया है, इस खरीफ में 166.46 लाख क्विंटल के बीज की आवश्यकता होगी। तो जैसे कि इसमें पीपीटी में दर्शाया गया है, सभी जितने भी मेन फसल हैं, जितने भी प्रमुख फसल हैं, उनका पर्याप्त बीज उपलब्ध है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में ना ही पेट्रोलियम उत्पादों की कमी है और ना ही एलपीजी की कोई कमी है। सरकार ने लोगों से मनगढ़ंत अफवाहों से दूर रहने और सिर्फ प्रमाणित जानकारी ही साझा करने की अपील की है। नई दिल्ली से देवेंद्र रावत की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेक यूनिट ने केंद्र सरकार से जुड़ी फर्जी खबरों और मिस इंफॉर्मेशन की पहचान कर अब तक 2913 फैक्ट चेक प्रकाशित किए हैं। ये जानकारी केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने लोकसभा में वीके श्रीकंदन के प्रश्न के उत्तर में साझा की। फैक्ट चेक यूनिट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रमाणित जानकारी साझा करती है और नागरिकों को संदिग्ध सामग्री रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यूनिट ने गहराई से जांच कर फर्जी नोटिफिकेशन, लेटर, वेबसाइट, एआईडी फेक वीडियोस और भ्रामक वीडियो को उजागर किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फैक्ट चेक यूनिट ने ऑनलाइन फैल रही गलत और देश विरोधी सूचनाओं को पहचानते हुए उनके खिलाफ सक्रिय कार्रवाई की। डिजिटल मीडिया पर 1400 से अधिक यूआरएल को ब्लॉक करने के निर्देश भी जारी किए गए। आईटी नियम 2021 के तहत डिजिटल मीडिया और ऑनलाइन कंटेंट पब्लिशर्स को नैतिक कोड का पालन करना अनिवार्य है और नियमों के उल्लंघन पर शिकायत निवारण की 3 स्तरीय व्यवस्था लागू है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा 3 से 8 तक के छात्रों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटेशनल थिंकिंग पाठ्यक्रम की शुरुआत की है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप ये पहल छात्रों को बचपन से ही एआई आधारित भविष्य के लिए तैयार करने और उनमें तार्किक और समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए की गई है। देश की स्कूल शिक्षा प्रणाली अब एक बड़े टेक्नोलॉजी बदलाव की ओर बढ़ रही है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई अब कक्षा 3 से 8 तक के छात्रों के लिए कंप्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम की शुरुआत कर रही है। ये नया पाठ्यक्रम 2026-27 सत्र से लागू होगा, जिसका उद्देश्य बच्चों में शुरुआती स्तर से ही डिजिटल और विश्लेषणात्मक सोच विकसित करना है। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा को अधिक समावेशी बना सकता है। हमारी जो लक्ष्य है देश को एक एआई सुपर हब बनाना, उसी दिशा में जब तक हम देश की नई पीढ़ी को स्कूल स्टूडेंट्स पे जोर नहीं देंगे तब दुनिया में हम एक बड़ा इम्पैक्ट नहीं डाल पाएंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट विजन है। उसी को नीचे उतारने के लिए आज मैं बधाई दूंगा सीबीएसई को, एनसीईआरटी को, दोनों ने मिलकर इस प्रकार की एक नई दुनिया भारत की शिक्षा जगत में, जब आज 5 अप्रैल भारत की एक एकेडमिक ईयर की पहला दिन होती है, पहला दिन में टेक्नोलॉजी के बारे में इतनी सारे व्यवस्था हमारी दोनों स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ने करवाया। इस पहल का मुख्य फोकस है छात्र केंद्रित शिक्षा, यानी हर बच्चे की जरूरत के अनुसार पढ़ाई, जिससे छात्रों को बेहतर नतीजे हासिल हो सकें। Today we have celebrated the launch of computational thinking and AI, the teaching learning material and the textbooks for class 3rd to class 8th, where this will be introduced in CBSE schools throughout the country. National education policy asks for us to use innovative pedagogies to expose our school-going children to the latest technologies. And computational thinking is a core skill that will translate into value in whichever work, whichever career these young boys and girls choose. मिडिल क्लास के छात्रों के लिए ये पाठ्यक्रम और भी गहराई में जाएगा, जिसमें डेटा की समझ और एआई की नैतिकता शामिल होगी। उद्देश्य साफ है, भारत की नई पीढ़ी को सिर्फ तकनीक का इस्तेमाल करना नहीं, बल्कि उसे समझना और भविष्य में उसे दिशा देना सिखाना है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली।
पिछले वित्त वर्ष 2026 का आखिरी महीना जीएसटी संग्रह के मामले में धमाकेदार रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्च में जीएसटी संग्रह 8.8% से अधिक बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया, जो पिछले साल मार्च में 1,83,845 करोड़ रुपए था। यह जीएसटी संग्रह 10 महीने में सबसे अधिक रहा। पूरे वित्त वर्ष 2025-26 की बात करें तो ग्रॉस जीएसटी संग्रह 8.3% बढ़कर 22.27 लाख करोड़ हो गया, जबकि कुल संग्रह 7.1% से बढ़कर 19.34 लाख करोड़ रहा। हालांकि मार्च में सेस संग्रह -177 करोड़ रुपए रहा, जो अधिक रिफंड और समायोजन के कारण नकारात्मक हो गया। विशेषज्ञों का मानना है कि जीएसटी संग्रह में यह लगातार बढ़त देश में मजबूत आर्थिक गतिविधि, बढ़ती खपत और बेहतर टैक्स अनुपालन को दर्शाती है। इससे पहले फरवरी 2026 में भी जीएसटी संग्रह 9.1% से बढ़कर 1.84 लाख करोड़ रुपए दर्ज किया गया था। भारतीय रेलवे ने 2025-26 के दौरान माल ढुलाई में नया रिकॉर्ड स्थापित किया है, जिसमें कुल 1,670 मिलियन टन माल ढुलाई की गई। यह पिछले साल की तुलना में 3.25% की वृद्धि दर्शाता है। उर्वरक और पीएंड स्टील परिवहन दोनों में 13% से अधिक की वृद्धि इस उल्लेखनीय वृद्धि का मुख्य कारण रही। इसके साथ ही लौह अयस्क परिवहन में 6.74% और सीमेंट परिवहन में 4.74% की वृद्धि हुई। इस दौरान 4.56% वृद्धि के साथ 2,51,86,475 वैगनों का संचालन हुआ। रेलवे की निरंतर वृद्धि भारत की आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। किफायती, विश्वसनीय और पर्यावरणीय दृष्टि से स्थिर परिवहन सेवा प्रदान करते हुए रेलवे लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने, सड़क नेटवर्क पर दबाव को हल्का करने और एक हरित और अधिक प्रभावी लॉजिस्टिक पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान कर रही है। दुनिया भर में लगातार सफर, नई जगहें, नए लोग और हर बार खुद को फिर से तलाशने की कोशिश। भारतीय विदेश सेवा के इसी अनुभव ने कलाकार जयंत खोबरागड़े की कला को एक गहराई दी है, जहां पेंटिंग सिर्फ अभिव्यक्ति नहीं बल्कि एक सहारा बन जाती है। भारत के स्पेन और अंडोरा में राजदूत जयंत खोबरागड़े की प्रदर्शनी जर्नी विद द डिवाइन उसी एहसास को जीवंत करती है। राजधानी दिल्ली के ट्रावनकोर पैलेस में देखिए लगी ये प्रदर्शनी आपको रंगों, भावनाओं और आत्मा की अनोखी यात्रा पर ले जाती है। कभी रंग बोलते हैं, कभी कैनवस सांस लेता है और कभी कला कलाकार की आत्मा का आईना बन जाती है। ऐसी ही एक आत्मिक यात्रा लेकर सामने आए हैं कलाकार जयंत खोबरागड़े, जहां हर स्ट्रोक में है एक कहानी, हर आकृति में छिपा है एक एहसास। भारतीय विदेश सेवा में वर्षों तक दुनिया के अलग अलग कोनों में रहे जयंत खोबरागड़े के लिए जिंदगी सिर्फ सफर नहीं रही बल्कि एक निरंतर खोज रही। वे अपनी कला में समेटते हैं सफर, संवेदना और एक गहरी आध्यात्मिक खोज। एग्जीबिशन का टाइटल है जर्नी विद द डिवाइन फ्लो। मेरा ये मानना है कि जहाँ जहाँ खूबसूरती होती है वहाँ डिविनिटी का अंश होता है। तो ये जो मेरी जर्नी है, जो खूबसूरत चीज़ों के थ्रू हुई है, चाहे नेचर हो, चाहे परफॉर्मेंसेस हो, चाहे वो टेम्पल्स हो, तो उस जर्नी को मैंने एक दर्शाया है इस प्रदर्शनी के थ्रू। प्रकृति की सरसराहट, नृत्य की लय और दिव्यता की झलक, इन तीनों के संगम से बनी ये प्रदर्शनी सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए है। जैसे हमारे पीछे ये मेरा जो गीता का इंटरप्रिटेशन है उसके बारे में ये तस्वीर है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे वहाँ पे जो युद्ध चल रहा है वो बैकग्राउंड में दिखाया है। तो मैंने सोचा कि ज्ञान योग भी इम्पोर्टेंट है, भक्ति योग भी इम्पोर्टेंट है, तो वो उसका भी थोड़ा सा एलिमेंट यहाँ पे आना चाहिए। तो इसलिए मैंने, अगर आप ऊपर देखेंगे तो वहाँ पे भगवान बुद्ध जैसी एक प्रतिमा बनाई है जो ज्ञान योग दर्शाता है, और यहाँ पे मीराबाई जैसी प्रतिमा है जो भक्ति योग दिखलाता है। इन चित्रों में नृत्य है, लय है, संगीत है, जहां आकृतियां ठहरती नहीं बहती हैं, खुद में डूबी हुई, फिर भी एक बड़े भाव का हिस्सा बनती हुई, और फिर आते हैं वो दिव्य स्वरूप,
भारतीय देवताओं की भव्य छवियां, जो सिर्फ आस्था नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रतीक है। ये सब नेचर की ड्राइंग देखते हुए ये महसूस होता है कि पूरे दुनिया में इतनी सारी ब्यूटी है, तो इसको हम लोग प्रिजर्व करना ज़रूरी है और उसी हिसाब से इसको हमेशा के लिए एंजॉय करते रहना चाहिए। प्रकृति, लय और दिव्यता, इन तीनों के संगम से जयंत की कला एक ऐसी दुनिया रचती है जहां सीमित असीम की ओर बढ़ता है। यकीनन किस तरह से कला आज कूटनीति का भी एक बहुत सशक्त माध्यम बन चुका है ये प्रदर्शनी, और ये कला और जयंत खोब्रागड़े की जो सोच है उसका भी एक बहुत सशक्त उदाहरण पेश करती है। तो यकीनन मौका मिले तो ज़रूर आइए, इस प्रदर्शनी को देखिए और इमोशंस की, रंगों की और सेल्फ डिस्कवरी यानी कि आत्म खोज की एक अनंत यात्रा पर निकल जाइए। कैमरा पर्सन मोहित के साथ जया सिन्हा, DD न्यूज़, दिल्ली। दिल्ली में नशे और संगठित अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन कवच 13.0 के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए 48 घंटे में 3,211 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की। इस दौरान 229 NDPS मामलों में 267 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जबकि भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किए गए। कार्रवाई 29 मार्च शाम 6 बजे से 31 मार्च शाम 6 बजे तक लगातार 48 घंटे तक चली, जिसमें दिल्ली के सभी 15 जिलों के साथ क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की 1000 से अधिक टीमों ने हिस्सा लिया। इस दौरान पुलिस ने 100 किलो गांजा, 1.170 किलो कोकीन और 260 ग्राम हेरोइन, 179 ग्राम MDMA समेत बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद की। आर्म्स एक्ट के तहत 259 आरोपियों को गिरफ्तार कर 19 पिस्टल, 42 देसी कट्टे और 191 चाकू और कारतूस बरामद किए गए। वहीं जुआ एक्ट में 528 लोगों को पकड़ा गया, जबकि 59 घोषित अपराधी और 42 वाहन चोर भी दबोचे गए। अगर मैं साउथ जोन की बात करूं तो इन 48 घंटों में 438 टीमों ने 1150 लोकेशंस पर एक्शन किया और NDPS के 64 मुकदमे दर्ज किए गए, जिसमें 73 लोग अरेस्ट हुए हैं। इसी में 44 केजीज गांजा की बरामदगी और 1 किलो कोकीन की बरामदगी हुई है। साथ ही साथ आर्म्स एक्ट के 111 केसेस हुए हैं, जिसमें 114 क्रिमिनल्स को पकड़ा गया और 22 कंट्रीमेड पिस्टल, 5 रिवॉल्वर और सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स की बरामदगी हुई। एयर टरबाइन फ्यूल यानी ATF की कीमतों में तेज बढ़ोतरी का असर अब हवाई किरायों पर भी दिखने लगा है। देश की प्रमुख एयरलाइंस इंडिगो ने 2 अप्रैल से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए फ्यूल चार्ज बढ़ाने का फैसला किया है। नई दरें 2 अप्रैल की रात 12 बजे के बाद की सभी बुकिंग्स पर लागू होंगी। घरेलू उड़ानों में दूरी के आधार पर 275 से 950 रुपए तक अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय रूट्स पर यह बढ़ोतरी 900 से लेकर 10,000 रुपये तक प्रति सेक्टर तक हो सकती है। हालांकि सरकार के हस्तक्षेप के बाद घरेलू परिचालन में केवल 25% की आंशिक बढ़ोतरी ही लागू की गई है, जिससे यात्रियों पर बोझ कम रखने की कोशिश की गई है। एयरलाइन ने कहा कि ईंधन कीमतों में 130% से अधिक उछाल के चलते यह कदम उठाना पड़ा और हालात के अनुसार आगे भी समीक्षा जारी रहेगी। IIT बॉम्बे में पेड़ों से गिरने वाले सूखे पत्तों से खाना पकाने का ईंधन तैयार किया जा रहा है। वैश्विक स्तर पर बढ़ती ऊर्जा कीमतों के बीच ये समाधान बेहद फायदेमंद साबित हो रहा है। इसके तहत बायोमास गैसिफिकेशन तकनीक के जरिए कैंपस में जमा होने वाले पत्तों और जैविक कचरे को गैस में बदलकर उसे कुकिंग फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। 2014 में केमिकल इंजीनियरिंग विभाग से इस पहल की शुरुआत हुई थी। लगातार शोध और सुधार के बाद 2017 तक बेहतर डिजाइन के गैसिफायर और बर्नर तैयार किए गए। तब से यह सिस्टम कैंपस में कैंटीन के लिए लगातार इस्तेमाल हो रहा है, जिससे LPG की खपत में 30 से 40% तक की कमी आई है और साथ ही हर साल करीब 8 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन भी कम हो रहा है। इस पहल को टिकाऊ ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। IIT बॉम्बे की इस तकनीक के लिए अब इन्फिक्सन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को लाइसेंस दिया गया है ताकि इसे बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा सके। इस पहल की शुरुआत 2014 में IIT बॉम्बे के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर संजय महाजनी ने की थी। ये जो वेस्ट है तो उसमें एनर्जी है, तो क्यों ना इसका इस्तेमाल हमारे खुद के एप्लीकेशंस के लिए किया जाए। कि IIT में बहुत सारे कुकिंग होता है, थर्मल एप्लीकेशंस है, तो उसके लिए इसका इस्तेमाल करना
हमने सोचा ये जो पत्ते होते हैं उसको पहले पैलेट्स में कन्वर्ट किया जाता है, उसको कंप्रेस किया जाता है, ओके। और ये जो पैलेट्स है वो गैसिफिकेशन जो यूनिट है हमने जो डिज़ाइन किया है उसमें डाला जाता है। इसका डिज़ाइन जो किया है गैसीफायर का, वो ऐसा किया है कि इसके एमिशंस बहुत कम हो जाए और उससे जो गैस बनेगी उसको हम प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन होता है, वो इमीडिएटली हम बर्न करते हैं और वो बर्न करने के बाद गैस जब बर्न होता है तो उसकी इमिशंस बहुत कम होती है। और आइए बात कर लेते हैं पश्चिम एशिया संकट की। ईरान युद्ध को 1 महीने से ज्यादा हो गया है और इस युद्ध के असर से पूरी दुनिया करहा रही है। पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल, गैस, फर्टिलाइजर्स सभी महंगे हो गए हैं। इनकी उपलब्धता भी कम हो गई है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के युद्धग्रस्त होने के कारण हालात काफी बिगड़ गए हैं। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं कि भारत कैसे इन परेशानियों से निपट रहा है। आप हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। ईरान युद्ध को 1 महीने से ज्यादा हो गया है। इस बीच अमेरिका की ओर से संकेत भी मिल रहे हैं कि जल्द ही वो ईरान में सैन्य अभियान को खत्म कर सकता है। अमेरिका का दावा है कि उसने ईरान में अपने सैन्य उद्देश्यों को लगभग प्राप्त कर लिया है। वहीं दूसरी ओर इस युद्ध के असर से पूरी दुनिया करहा रही है। पेट्रोल, डीजल, कच्चा तेल, गैस, फर्टिलाइजर सभी महंगे हो गए हैं। इनकी उपलब्धता भी कम हो गई है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के युद्धग्रस्त होने के कारण हालात काफी बिगड़ गए हैं। इस समय अगर युद्ध रुक भी जाता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर लंबे समय तक रहने वाला है। 28 फरवरी को जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, भारत में आम जनता को युद्ध के प्रभाव से बचाने के लिए सरकार सक्रिय हो गई। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक तरफ जहां कूटनीति और वैश्विक संबंधों के स्तर पर काम शुरू किया गया, तो वहीं देश में भी कदम उठाए गए। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि युद्ध शुरू होने के बाद जो कदम उठाए गए हैं वो भारत को युद्ध के प्रभाव से बचाने में कितने कारगर सिद्ध हो रहे हैं। विदेशों से कच्चे तेल की खरीद कैसे की जा रही है। देश में एलपीजी सिलेंडर को लेकर अभी क्या स्थिति है। पेट्रोल डीजल के रेट क्या नियंत्रित रह पाएंगे। क्या पेट्रोल डीजल को लेकर आपको आगे परेशानी आने वाली है। क्या सीएनजी या पीएनजी को लेकर समस्या खड़ी हो सकती है। पश्चिम एशिया इलाके में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा को लेकर सरकार कितनी सफल रही है। क्या खरीफ सीजन में किसानों को फर्टिलाइजर पूरा मिलेगा। फारस की खाड़ी में फंसे भारतीय जहाजों और नाविकों की स्थिति क्या है। तो आइए इन सवालों के जवाब शुरू करते हैं। अट्ठाईस फरवरी को जैसे ही ये युद्ध शुरू हुआ, सरकार ने एक तरफ तो घरेलू मोर्चे पर काम करना शुरू किया, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने युद्ध में शामिल सभी पक्षों और युद्ध से पीड़ित देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात करनी शुरू की। ईरान, इजराइल, अमेरिका सहित खाड़ी के सभी देशों से प्रधानमंत्री ने बात की। इसका फायदा यह हुआ कि पश्चिम एशिया में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई। साथ ही सरकार ने यहां रहने वाले भारतीयों और इलाके में फंसे भारतीयों की मदद शुरू की। इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। वहीं ईरान से बातचीत के बाद हॉर्मुज़ के रास्ते कई कच्चे तेल और गैस के जहाज भारत पहुंचे। आगे भी अन्य भारतीय जहाजों को यहां से निकालने की कोशिश चल रही है। वहीं रूसी और ईरानी तेल पर प्रतिबंध शिथिल किए गए। इससे भी कच्चे तेल और गैस के जहाज भारत पहुंचने लगे। अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे इलाकों से भी कच्चे तेल और गैस का आयात बढ़ाया गया। इसका फायदा भी दिख रहा है। आज देश के सभी तेल शोधन कारखाने उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं, जिनमें पर्याप्त कच्चे तेल का भंडार मौजूद है। देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार भी उपलब्ध है। घरेलू सिलेंडरों की जरूरत पूरी करने के लिए तेल शोधन कारखानों में घरेलू एलपीजी उत्पादन बढ़ाया गया है। विदेशों से काफी ऊंची कीमत पर कच्चा तेल खरीदे जाने के बावजूद अब तक बिना कीमत बढ़े पेट्रोल और डीजल पहुंच रहा है, क्योंकि सरकार ने खुद घाटा उठाना शुरू किया है। पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती कर सरकार ने तेल कंपनियों को भी राहत दी। देश से निर्यात को हतोत्साहित करने के लिए डीजल पर 21.5 रुपये प्रति लीटर और विमानन टरबाइन ईंधन यानी कि एटीएफ पर
₹29.5 प्रति लीटर का निर्यात लेवी लगाया गया। वहीं अगर एलपीजी की बात करें तो सरकार ने घरेलू सिलेंडर उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी। इसके लिए वाणिज्यिक सिलेंडरों में कुछ कटौती की, वाणिज्यिक संस्थानों को पीएनजी से जोड़ा, उन्हें वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करवाया, प्रवासी मजदूरों की समस्या को देखते हुए उन्हें 5 किलो के सिलेंडर उपलब्ध करवाए। इसका असर भी देखा जा रहा है। देश में घरेलू एलपीजी की कोई कमी नहीं है। 70% तक कॉमर्शियल गैस की आपूर्ति भी हो रही है। देश भर में प्रवासी मजदूरों को 3,20,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर बेचे जा चुके हैं। अफवाह, कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए केंद्र के निर्देशों के बाद राज्य सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। देश में घरों में पीएनजी और गाड़ियों के लिए सीएनजी की कोई कमी नहीं है। इसके लिए कॉमर्शियल पीएनजी और उद्योगों के लिए सीएनजी को 80% तक सीमित किया गया है। वहीं देश में पीएनजी को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश 2026 को लागू किया। ये एक दीर्घकालिक कदम है। इससे देश में शहरी और अर्ध शहरी इलाके में पाइप गैस का नेटवर्क तेजी से फैलेगा। वहीं भारत की गैस आधारित अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। सरकार ने एलपीजी उपभोक्ताओं को पीएनजी में स्विच करने को भी प्रोत्साहित किया। इसका असर यह है कि मार्च के महीने में घरेलू, वाणिज्यिक, छात्रावास, मेस, कैंटीन जैसी जगहों में 3,25,000 कनेक्शन दिए गए। इसके अलावा 2,70,000 से अधिक नए कनेक्शन दिए गए हैं। वहीं पश्चिम एशिया में फंसे और रहने वाले भारतीयों से सरकार अपने दूतावासों के जरिए लगातार संपर्क में है। जो लोग भारत वापस आना चाहते हैं उनके लिए उड़ानों की व्यवस्था की जा रही है। जहां संभव नहीं है वहां जमीन के जरिए लोगों को निकाला जा रहा है। 28 फरवरी से अब तक इस इलाके से 5,98,000 से ज्यादा यात्री भारत लौट चुके हैं। इलाके में फंसे भारतीय जहाजों से भी लगातार संपर्क किया जा रहा है। 485 भारतीय नाविकों के साथ 18 भारतीय ध्वज वाले जहाज पश्चिमी फारस की खाड़ी क्षेत्र में बने हुए हैं। विदेशी जहाजों में फंसे भारतीय नाविकों को लेकर भी सरकार सक्रिय है। अब तक 959 से अधिक भारतीय नाविकों को भारत लाया जा चुका है। फर्टिलाइजर को लेकर भी जरूरी कदम उठाए गए हैं। हॉर्मुज के कारण देश में फर्टिलाइजर और इसके निर्माण में काम आने वाले केमिकल नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसके लिए देश में फर्टिलाइजर उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। पश्चिम एशिया को छोड़कर दुनिया के दूसरे हिस्सों से फर्टिलाइजर की खरीदारी बढ़ाकर आने वाले खरीफ बुआई सीजन तक देश में पर्याप्त खाद का स्टॉक बनाने की कोशिश चल रही है। देश के उर्वरक संयंत्रों को 70% तक गैस उपलब्ध कराई जा रही है। इन हालातों में लोगों से अपील भी की गई है कि सरकार पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास कर रही है। पेट्रोल, डीजल की घबराहट में खरीद और एलपीजी की बुकिंग से बचें, अफवाहों से सावधान रहें और सही जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें। लोगों से पीएनजी, इंडक्शन, इलेक्ट्रिक कुकटॉप्स आदि जैसे वैकल्पिक ईंधन का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है। लोगों को ऊर्जा संरक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो देखा आपने, संकट बड़ा है। दुनिया के लगभग सभी देशों में पेट्रोलियम उत्पादों की कमी हो गई है और वो काफी महंगे हो गए हैं। लेकिन भारत सरकार के त्वरित कदम आपको इस युद्ध के प्रभावों से बचा रहे हैं। आगे भी सरकार की हर संभव कोशिश है कि आप तक युद्ध के ये प्रभाव कम से कम पहुंचे। तो आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।